साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट में डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि किन बिंदुओं पर अक्यूज एक्विट हुआ, केस के फैक्ट्स क्या थे और यदि आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला लड़ रहे हैं तो आपको उन फैक्ट्स पर ध्यान देना है जो प्रोसिक्यूशन को हराने के लिए और डिफेंस की जीत को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। साथियों, बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं उस पर आप काम करना शुरू करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। साथियों, मैं आपको हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ कि डिमांड इज साइन क्वा नॉन टू प्रोसिक्यूट एंड टू कन्विक्ट द पर्सन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस बात को आप लिख लो, ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो हमको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऑफेंस के अंदर धकेलता है और निकलता भी है। साथियों, अगर प्रोसिक्यूशन डिमांड साबित नहीं कर पाया तो डेफिनेट उसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जजेस के व्यू में जो है कंट्रोवर्सी है। कुछ जज जो कहते हैं कि सब रिपोर्ट फाइल पर है, रिकवरी आपसे है, अदर सर्कमस्टेंसेस कॉर्पोरेट कर रही है, दैट्स वाई यू आर गिल्टी। और कुछ कहते हैं कि नहीं, डिमांड को जो है प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट और डिमांड जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। तो कुल मिला के हमको एक बात जो है गौर से समझनी है और इसको बार बार जो है प्लीड करना है, इवन बिफोर द CBI court, even before the ACB court, and even before any court competent to try the offenses under the Prevention of Corruption Act। साथियों, मोटी मोटी बात ये होती है कि जब भी कोई जज मैटर को सुन रहा होता है तो प्रोसिक्यूशन उसके माइंड में एक बात जो है सेट करता है कि अक्यूज जो है ये बैड कैरेक्टर का है, ये रिश्वतखोर है और देश जो है डूब रहा है और ऐसे रिश्वतखोरों को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी गई तो अल्टीमेटली ये देश जो है डूब जाएगा। तो साथियों, इसको कहते हैं कन्फर्म्ड बायस्ड, कि प्रोसिक्यूशन जो है कन्फर्म्ड मान के बैठ गया है कि आप जो है गिल्टी हो, अब आपको सज़ा करानी ही करानी है। ज़रा सोचो, जब आपका बेल आर्ग्यू हो रहा होता है तो बेल पे क्या देखना है कोर्ट को? सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कि क्या आप भारत छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। नंबर 2, चांसेस ऑफ फ्ली अवे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है गवाहों को टैंपरिंग करने की। पर इनकी प्ली क्या होता है कि नहीं साहब, ये तो आतन अपराधी है, ये जो है गंभीर प्रकृति का ऑफेंस जो है कमिट कर बैठा है और अगर इसको बेल दे दी गई तो समाज में गलत मैसेज जाएगा कि करप्शन करो और आराम से जो है बेल लो और कोई टेंशन जो है आपको नहीं लेनी है। तो कम से कम ये मैसेज ना जाए, तो इसलिए इसकी बेल जो है खारिज कर दो। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस इज नॉट अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द बेल। साथियों, पेंडेंसी डिपेंड करता है जज टू जज, कि कुछ जज पेंडेंसी को क्राइटेरिया मांग के चलते हैं, कुछ जज नहीं मानते हैं। बट बेसिक सेटल्ड लॉ क्या है कि सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस इज नॉट द ग्राउंड टू रिजेक्ट द बेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 CRPC में जो बेल के प्रावधान हैं, जो कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए कोर्ट को करना है एडजुडिकेट की नेचर क्या रहा है कंसर्न अक्यूज का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब बात आती है अरेस्ट इसके साथ साथ बेल की, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई राज्यों में तो 41A की अक्षरशः पालना हो रही है और कई राज्यों में तो मुलजिम को बस पकड़ा नहीं और गिरफ्तार कर लो। मतलब गिरफ्तार करने को समझते हैं ऐसा है कि जैसे बहादुरी काम कर रहे हैं। गिरफ्तार करने से कोई सेंस नहीं है। गिरफ्तार आप तब करो कि ये आदमी हैबिचुअल है, ये आदमी आपको मार पीट रहा है, आपको धमका रहा है, गवाहों को टैंपर विद कर रहा है, तब जाके बात बनती है। ओके, चंद्रा कोचर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि जब बार बार मुलजिम के पास में आ रही है, कॉपरेट कर रही है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रही है, देन व्हाई देयर वाज अ नीड टू अरेस्ट। तो वहाँ पर ऐसा देखा गया था कि अरेस्ट को इलीगल जो है डिक्लेयर किया गया और अल्टीमेटली बेल जो है प्रदान की गई। तो कहने की बात मेरा ये है कि आप जो है घबराया मत करो, कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो और ये पूछना छोड़ दो कि मैं बरी तो हो जाऊंगा ना, मैं फ्री तो हो जाऊंगा ना। ये बेकार बातें। आप फ्री या बरी तब होगे जब आप मेहनत करोगे। आप अपने केस पर सिर्फ आधा घंटा ध्यान दे लो, लॉ के पॉइंट्स को मजबूत रखो, रिसेंट लॉ से अपडेट रहो और जितना आप अपडेट रहोगे उतना आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। इवन अगर आप जूनियर एडवोकेट हो तो अपने क्लाइंट के लिए, और अगर आप क्लाइंट हो तो एक बेटर परफॉर्म आप कर पाओगे लिटिगेशन के अंदर। तो घबराने का नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करना है लीगल थ्योरीज पे, हमें वर्कआउट करना है फैक्चुअल सिनेरियो पे, डेफिनेटली जो है हम जीतेंगे। तो साथियों, आज की कड़ी में इंपॉर्टेंट जजमेंट है MP हाईकोर्ट का। एक एक चीज फैक्चुअल पर्सपेक्टिव में खुल के बताने वाला हूं, आप नोट डाउन कीजिए। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे। तो साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, अब आते हैं मामले के ब्रीफ के ऊपर कि मामला क्या है। इस मामले में क्रिमिनल अपील जो है फाइल हुई है अगेंस्ट जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस डेटेड 3 सितंबर 2011, जो कि पास किया है स्पेशल जज CBI जबलपुर ने इन स्पेशल केस नंबर 3/2008, वेयर बाय द अपीरेंट वॉज फाउंड गिल्टी फॉर द ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 7 एंड 13D एंड 13(2) ऑफ द PC एक्ट। अधिकांश व्यक्तियों को जब कन्विक्शन हो जाता है तो उनको रहती है परेशानी की अब जीवन जीने की कोई भी आस नहीं है। भाई देखो, छोटी सी बात है कि जज ने अगर एरर किया है, जजमेंट में कोई गलती छोड़ी है,
तो आपके पास राइट है अपील करने का। अगर आप सफल हाईकोर्ट से नहीं हो रहे हो तो आपके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो कहने की बात यह है कि जब हमारे पास 3 टायर सिस्टम है हमारी फाइल को एग्जामिन कराने का, तो घबराना क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात यह कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट, बार बार मैं कह रहा हूँ। और कई बार मैंने देखा है कुछ जज जो है लॉ को नहीं मानते हैं, लॉ को नहीं पढ़ते हैं, लॉ को रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, और अल्टीमेटली उसका फर्क क्या पड़ता है कि हाई कोर्ट जो है उन फैसलों को रद्द करती है या सुप्रीम कोर्ट जो है उन फैसलों को रद्द करती है, और अल्टीमेटली डिफेंस को जो है राहत मिलती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारी अप्रोच ही रॉन्ग है, जो हमारे कंसर्न सलाहकार हैं उनका प्रॉपर जो एम्फेसाइज है वो है सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन पे, पर वो अदर पैरामीटर्स को जो है अवॉइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आपको नीरज दत्त वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी की गाइडलाइंस जो है, जो कि 17 मार्च 2023 की हैं, उनको फॉलोअप करना है, जो ये स्पष्ट कथन करती हैं कि एवरी डिमांड इज नॉट डिमांड ऑफ ब्राइब। डिमांड ऑफ ब्राइब कब बनेगा कि जब ऑफिशियल मिसकंडक्ट आप करोगे, ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करोगे किसी को फेवर और डिसफेवर करने के लिए, और उसके कॉन्सिक्वेंस में आप कोई बेनिफिट या कोई रिन्यूमरेशन जो कि लीगल रिन्यूमरेशन नहीं है, जिसको हम कहेंगे अनड्यू एडवांटेज, वो आप प्राप्त कर रहे हो या करने की मंशा रखते हो। क्योंकि उस कानून में 2 बातें स्पष्ट की गई थी कि अगर आपको कंसर्न कंप्लेनेंट ऑफर कर रहा है या कंसर्न तकरारदार आपको जो है ऑफर कर रहा है और आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इस सिनेरियो में ये केस सेक्शन 7 का है। पर अगर आप ही डिमांड कर रहे हो और आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, देन इट इज़ अ केस सेक्शन 13(1)D ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पर बड़ी विचित्र बात है कि अधिकांश मामलों में धारा 7 और 13(1)D जो है एक साथ लगा दिए जाते हैं, जबकि इनका स्कोप ही जो है बहुत अलग अलग है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली माना है। साथियों, सेक्शन 7 जो है ये उस सिनेरियो में काम करेगा जहां पर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर दे कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एज अ मोटिव और री अवॉर्ड, आपने किसी काम को करने या नहीं करने या ऑफिशियल फेवर करने या नहीं करने के एवज में आपने इनलीगल ग्रेटिफिकेशन को जो है डिमांड किया। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये मामला है ये 2011 का है और 26 जुलाई 18 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट आया था। तो उससे पहले के जो मामले हैं उसमें मोटिव, री अवॉर्ड, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, और किसी काम को करना, नहीं करना, फेवर करना, डिसफेवर करना, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को जो है वहाँ पर इंकॉर्पोरेट किया गया था। तो कहने की बात यह है कि जब तक प्रोसिक्यूशन इन एलिमेंट्स को, इन फाउंडेशनल फैक्ट्स को संदेह से परे साबित नहीं करेगी, उस सिनेरियो में कोई भी प्रिजम्पशन जो है धारा 20 का ड्रॉ नहीं होगा, और ना ही कोई प्रिजम्पशन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे धारा 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का ड्रॉ होगा। ये हमको दिमाग में रख के चलना है। तो फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रूव करने हैं प्रोसिक्यूशन को, बट इसकी स्टेज क्या है? ट्रायल। तो ट्रायल से पहले कोई प्रिजम्पशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि जब बेल आर्ग्यू होता है तो कई बार पीपी कहता है कि सर प्रिजम्पशन है, ये आदमी दोषी है, बेईमान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट से दैट यू हैव टू ट्रीट मी एज अ ऑर्डिनरी क्रिमिनल। तो मैंने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है ये तय ट्रायल में होगा। राइट नाउ आई हैव अ राइट टू बी डीम्ड इनोसेंट। तो मेरा तर्क क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी है कि शुरू से अगर आप अपने आप को दोषी मान के बैठते हो तो आप समर्थन कर रहे हो प्रोसिक्यूशन का और उसकी थ्योरी का, जिसको मैं कहता हूँ कन्फर्म्ड बायस, कि कन्फर्म कर लो और कन्फर्म करने के बाद एविडेंस कलेक्ट करो, उसके बाद चार्जशीट जो है जल्दबाजी में दाखिल कर दो। साथियों, बड़ी विचित्र बात यह है कि जब 7(13)(1)D में किसी को कन्विक्ट करते हैं या प्रोसिक्यूट करते हैं तो बेसिक फाइबर, उनका एग्जिस्टेंस, उनकी वर्केबिलिटी पर कोई भी काम करना नहीं चाहता है। अगर हम रियल सेंस में उस पर काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे जो है हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर अक्यूज कन्विक्ट क्यों हुआ और अल्टीमेटली एक्विट क्यों हुआ, उसने क्या दाव पेच रखे, इसको भी जो है समझना जरूरी है। तो साथियों, इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस मामले के फैक्ट्स क्या थे। अब साथियों, आपको जो है कॉपी और एक पेन लेके बैठना है और एक डायग्राम जो है ड्रॉ करना है, तभी हम जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। साथियों, प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो है बड़ी अजीबोगरीब है। सबसे पहले यहाँ पर 2 किरदार जो है देखने को मिलेंगे आपको। एक तो है राजा साहब, HN राजा, और दूसरे हैं VP रहेजा। लिख लिया, HN राजा और VP रहेजा, और दोनों ही गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के। ये राजा साहब जो है ये अपॉइंट हुए थे एज अ बंगलो पियोन ऑन सब्सिट्यूट बेसिस, जो कि बिलोंग करता है टू मिस्टर VP रहेजा। उस समय ये थे कंट्रोलर ऑफ स्टोर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर। और ये कहानी जो है आराम से जो है चलती रही। साथियों, इसके बाद क्या हुआ कि जो रहेजा साहब थे, ही वॉज एलिजिबल फॉर स्क्रीनिंग फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट एज ग्रुप डी एम्प्लॉय इन द रेलवे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर पीरियड। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि जो रहेजा थे ये ट्रांसफर हो गए सेंट्रल रेलवे में, और ये विलिंग नहीं था किसी भी रूप में जो कंसर्न परिवादी है उसको अपने साथ ले जाने में। एंड ही आज दैट कंप्लेनेंट बी एडजस्टेड इन WCR अंडर दी रूल्स, कि वो जो है एडजस्ट करे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में एज पर द रूल। साथियों, इस मामले में कंसर्न जो कंप्लेनेंट था उसको टर्मिनेट किया गया वाइड ऑर्डर डेटेड 19/4/2007 आफ्टर पेमेंट ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पर्सुएंट टू विच ही मीट विद द अपीलांट। तो ये कहने की बात ये है कि जब ये टर्मिनेट हुआ तो उसको एडवाइस हुआ कि आप उनसे मिलो, आपका जो है काम हो जाएगा। तो ये कब मिला? 3/6/2007 को। इंपॉर्टेंट है।
इसका टर्मिनेशन कब हुआ? 19/4/2007 को। सबसे इंपॉर्टेंट है टू गेट टर्मिनेशन ऑर्डर रिवोक, कि मेरा टर्मिनेशन जो है उसको रिवोक करो और मेरी जॉब को जो है कंफर्म करो। साथियों आरोप ये है कंसर्न कंप्लेनेंट का कि जो कंसर्न अपीलांट है इसने दिनांक 4/6/2007 को टेलीफोन पे मुझसे जो है 2 लाख रुपए एज अ इलीगल ग्रेटिफिकेशन की जो है डिमांड करी, एज अ मोटिव कि वो मुझे मेरे काम में जो है फेवर कर सकें ताकि मेरा टर्मिनेशन जो है वो खत्म हो सके और मुझे रेगुलर पोस्टिंग जो है मिल सके। साथियों फर्दर ये आरोप था परिवादी का कि 6/6/2007 को कंप्लेनेंट इन्फॉर्म द अपीलांट अबाउट हिज इनएबिलिटी टू मोबिलाइज ₹2 लाख, कि उसने कंसर्न अक्यूज से कहा कि वो 2 लाख रुपए जो है अरेंज नहीं कर पाएगा, तो अक्यूज ने अचानक जो है डिस्काउंट दे दिया और कहा कि चलो भाई टेंशन नहीं, आप 1 लाख रुपए लियो। ये स्टोरी आपको अधिकांश केसों में देखने को मिलेगी कि स्केलिंग थ्योरी, कि डिमांड करी 5 लाख की, मैंने बार्गेनिंग करा और अल्टीमेटली 3 लाख पर राजी हो गया, या डिमांड करी 1 लाख की तो 10,000 में राजी हो गया। ये स्केलिंग जो है काफ़ी हद तक डैमेज करता है प्रोसिक्यूशन के केस को, कि अगर डिमांड चेंज हो रही है तो इस सिनेरियो में ये कंफर्म है कि प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस है या परिवादी है हर सूरत में येन केन प्रकरण अक्यूज को जो है इम्प्लीकेट करना चाहता है। इस बात को आपको नोट रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन एक टाइम इवेंट्स तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले तो वो 2004 में जो है पियोन था, 3 साल ये कहानी चलती रही और इसके बाद ये सस्पेंड हुआ और उसके बाद जो है टर्मिनेट हुआ। उसके बाद ये कंसर्न अक्यूज से मिला और अक्यूज ने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और नेक्स्ट डे जो है इसने ये कहा कि मैं देने की स्थिति में नहीं हूं, तो उसने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम 2 लाख की जगह 1 लाख दे दो। क्लियर है? और इसका कहना है कि आउट ऑफ विच मैंने 50,000 रुपये जो है पे किए 8/6/2007 को और बैलेंस जो है जल्द देने का मैंने वादा किया। पर साथियों मजे की बात यह है कि इस स्टेज तक कोई भी कंप्लेंट एसीबी को नहीं है, लोकायुक्त को नहीं है, सीबीआई को नहीं है। तो कहने की बात यह है कि सीधी सीधी बात दिखाई देती है कि कंप्लेनेंट येन केन प्रकरण अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, अपनी जॉब को कंफर्म कराने के लिए जो कंसर्न ऑफिशियल है उस पर दबाव बनाना चाहता था। जब दबाव नहीं बना तो उसने एक स्टोरी कुक करी और अल्टीमेटली एक बात कह दी कि मैंने इस तारीख को इनसे संपर्क किया, इस तारीख को इन्होंने डिमांड करा और इस तारीख को मैंने 50,000 रुपये अरेंज करके तुरंत जो है इनको दे दिए। जो आदमी खुद मर रहा है, जिसके पास जॉब नहीं है, तो ज़रा सोचो कि इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कहाँ से अरेंज करेगा। तो ये भी क्वेश्चन मार्क हमको इस केस में जो है देखने को मिलेगा सब्सिक्वेंटली। साथियों इसके बाद जो है कंप्लेंट जो है फाइल हुई टू मिस्टर R.K. सिन्हा, इंस्पेक्टर CBI जबलपुर, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक केस जो है दर्ज हुआ सेक्शन 7 PC एक्ट में और इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो है मिस्टर S.C. सक्सेना एंड मिस्टर अजय, इनको जो है कॉल किया गया टू ओवरसी द ट्रांजेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पहले 50,000 रुपये उसका तो कोई अता पता नहीं है, पर जो अब सब्सिक्वेंटली ट्रांजेक्शन होगा उसको देखने के लिए यहाँ पर इन्होंने 2 गवाह भी जो है तलब कर लिए। एंड ट्रैप वॉज इमीडिएटली अरेंज्ड ऑन द सेम डे। ये है बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि साथियों ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि आपको ट्रैप प्रोसीडिंग करते समय सारे के सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये गाइडलाइंस मैट्रिमोनियल केस, मेडिकल नेग्लिजेंस केस, इवन फॉर करप्शन केस के लिए भी दिए गए। पर होता क्या है इसका उलट कि परिवादी गया नहीं और फटाफट लग जाते हैं भैया तो पकड़ रिकॉर्डर, रिकॉर्ड करके लेकर आ। जैसे वो रिकॉर्डिंग करके लिया है, वो रिकॉर्डिंग उसकी है या नहीं है, उससे वेरीफाई करा लिया भैया आवाज़ किसकी है, वो कहता है आवाज़ जो है ये A की है या ये आवाज़ जो है B की है या आवाज़ अक्यूज की है। उसकी बात पर विश्वास करते हुए और उससे वॉइस को आइडेंटिफाई कराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बट सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कंसर्न परिवादी जो उस केस में खुद इंटरेस्टेड है, क्या वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए सक्षम एविडेंस है? आंसर इज नो। इवन देयर इज नो प्रोविजन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। पर होता क्या है, जल्दबाजी के मरीज। और एक बात आप ध्यान रखना कि CBI के मैनुअल हो चाहे दूसरे मैनुअल्स हो ACB के भी, मैंने कई बार पूछा RTI के अंदर भी, तो ये कहते हैं कि साहब हमारा ये जो मैनुअल है वो नोटिफाइड नहीं है, दीज आर मियर गाइडिंग प्रिंसिपल। तो कहने की बात है कि ऐसा कौन महानुभाव इनके संस्थान में था कि जिसको ऐसा आइडिया है कि अपन जो है ग्रंथ लिखेंगे और ये ग्रंथ जो है अल्टीमेटली ऐसा मैनुअल काम करेगा जिसके हिसाब से ये लोग जो है ट्रैप करेंगे। ऐसा कोई भी लीगल सिनेरियो रिकॉर्ड पे होता ही नहीं है। साथियों इस देश में चल क्या रहा है समझ ये नहीं आ रहा। संविधान कहता है कि रूल ऑफ लॉ है, कानून की फॉलो करो, और ऑन द कॉन्ट्री आए दिन ट्रैप हो रहे हैं, आए दिन जो है लोग मर रहे हैं और गलती किसी की नहीं होती है। साथियों कंसर्न परिवादी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा है कि 90% परिवादी ट्रैप कराकर लूटना चाहते हैं, एक्सटॉर्ट करना चाहते हैं, बट करें क्या, मजबूर है आदमी, परेशान हो जाता है, इधर खतरा जॉब का, इधर हम जेल जा रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, संयमता से काम रखना पड़ेगा, फैक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, लीगल थ्योरीज पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट जो है ऑप्टिमम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए चलना। साथ ही उसके बाद क्या हुआ कि कंसर्न जो अक्यूज है इसको कॉट किया गया रेड हैंडेड एट हिज रेसिडेंशियल प्रेमाइसिस। और इसमें क्या लिखा गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस SC सक्सेना, जो था डेप्यूटी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जबलपुर ब्रांच के अंदर। और जो ब्राइब अमाउंट था ये रैप था इन द न्यूज़पेपर, जो कि रिकवर किया गया फ्रॉम टेबल ड्रॉवर ऑफ द कंसर्न
अपीलांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हमें फिर दिखता है कि जो भी रिकवरी है वो सीधी सीधी जो है कंसर्न अक्यूज से नहीं है, उसके पर्सन से नहीं है, रिकवरी जो है वो टेबल से। अगेन इट इंटरली अफेक्ट द जेन्युइननेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, कि जब पैसे देने ही है, पैसे वो लेगा ही लेगा और उसको गिनने भी हैं ताकि फिनोप्सिलिन टेस्ट जो है पॉजिटिव आए। बट ऐसा हुआ क्या कि नोटों को जो है रैप करके दिया गया और एलिज नोट्स को जो है रैप्ड पेपर में जो है रिकवर किया गया, और रिकवरी जो है वो टेबल से है, पर्सन से नहीं है। इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हैं कि अक्यूज ने जो है डिस्क्लोजर किया बिफोर द इंडिपेंडेंट विटनेस। एक बात दिमाग में रखना कि एनी डिस्क्लोजर बाय द अक्यूज इन पुलिस कस्टडी इज टोटली इलीगल। देयर आफ्टर उसके फिंगर्स को जो है डिप्ट किए गए और ये पिंक जो है टर्न हो गए। अब वापस से स्थिति जो है डाउटफुल आती है। साथियों, एक तरफ तो नोट जो है पेपर में लिपटे हुए ड्रावर से जो है रिकवर हुए हैं और अक्यूज के इंस्टांस पर रिकवर हुए हैं, और ऑन द कॉन्ट्री ऐसी कोई पोजीशन रिकॉर्ड पर नहीं है कि अक्यूज ने जो है रुपये को गिना हो, इसके बावजूद भी जो है उसके हाथ का रंग जो है पिंक आ गया। बड़ी गजब मैथमेटिक्स है, क्या करें। कन्फेशन स्टेटमेंट जो है अपीलांड के, ये भी जो है रिकॉर्ड किए गए। मतलब बड़ा दुख होता है मुझे कई बार जब संविधान चीख के कह रहा है कि भैया तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे कोई भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है कंसर्न अक्यूज के खिलाफ जो है कॉन्स्टिट्यूट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कन्फेशन स्टेटमेंट से अगर वो एविडेंस क्रिएट हो रही है तो वो एविडेंस अपने आप में ही इलीगल है। और धारा 24 इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात का समर्थन भी करता है। बट हो क्या रहा है इसका उलट, सबको लग रही जल्दी, भाई ट्रैप करेंगे मजा आएगा। तो कन्फर्म्ड बायस के जो शिकार हो रखी हैं अथॉरिटीज और कंसेंट कंप्लेंट की मुलजिम बनवा के बैठे हैं और मान के बैठे हैं और उसके अनुक्रम में ये जांच कर रहे हैं, उसके अनुक्रम में एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, ये गलत है। अल्टीमेटली आने वाले समय में लोग डरेंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि कोई भी आपने हल्की सी बात भी रिकॉर्ड कर ली या हल्की सी उसने ये भी कह दिया कि साहब उससे मिल लेना, तो यू आर गिल्टी। तो कम से कम समझना चाहिए कि वास्तव में कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं है, क्या ये हैबिचुअल तो नहीं है, क्या इसका मोटिव किसी भी रूप में उस पब्लिक सर्वेंट को फंसाने का तो नहीं है। क्योंकि सीबीआई भी जो है गवर्नमेंट की विंग है, तो एक गवर्नमेंट की विंग किसी ऐसे आदमी के कहने पर अपने ही व्यक्तियों को मार रही है। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ हो सकता है कि संभवतः कहीं की स्पेंडिंग हो, या वो हैबिचुअल हो, या वो ऑथराइज नहीं हो, या उसका मोटिव ये इनके प्रकरण पब्लिक सर्वेंट को फंसाने के ऊपर। बोले कौन? सब चुप हैं, सब खामोश हैं। लोग अखबार में पढ़ते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर वो केस चलता रहता है। अगर अक्यूज बरी हो गया, वेल एंड गुड, बरी नहीं हुआ तो लोग बोलते हैं चलो जी अपील करो, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट से बरी होते हैं। पर जरा सोचो, जो उसकी जॉब का गोल्डन पीरियड था जिसमें वो लोगों को सर्व कर सकता था और अपना एक बेटर कैरियर बिल्ड कर सकता था, उसे कौन लौटाएगा? तो कुछ लोगों की गलती से एक वैल्यूएबल कैरियर भी जो है खराब हो गया। तो इस बात को जो है हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। ये जंग जो है हमें लड़नी होगी। ये जंग जो है अगर हम नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो इसके साथ साथ अब हमें काउंटर में कैसे काम करना है ये भी आपको मैं सिखाऊंगा, और लड़ना कैसे है ऐसे लोगों से जो हमारी लाइफ को, हमारे कैरियर को जो है बर्बाद करने में तुले हुए। साथ ही उसके बाद जो है चार्जेस फ्रेम हुए, यहाँ पर विटनेसेस एग्जामिन्ड हुए और डिफेंस से कोई गवाह एग्जामिन नहीं कराया। क्योंकि आप सबकी क्वेरी ये होती है कि डिफेंस साइड से अगर हम लड़ रहे हैं तो हम गवाह एग्जामिन कराएं या नहीं कराएं। और साथियों इसके अलावा इन्होंने डिफेंस साइड से 11 डॉक्यूमेंट जो है एग्जिबिट कराए, मुलजिम बयान हुए और अल्टीमेटली कंसेंट कोर्ट ने यहाँ पर बहस को सुना और अल्टीमेटली द कोर्ट फाउंड दैट द अक्यूज इज गिल्टी। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा 313 सीआरपीसी के स्टेटमेंट पे। इस पर काफ़ी जोर जो है कोर्ट ने दिया है और यहाँ पर आपकी रहती है अप्रोच बड़ी कैजुअल। साथियों कोर्ट ने क्या लिखा था? केस मेड आउट बाय द अपीलेंट इन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी एज वेल एज इन द एडिशनल स्टेटमेंट दैट वाज सबमिटेड बाय हिम दैट ही हैज़ बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड बाय वन नितिन डिमोले, जो कि गरज रखता था उसके खिलाफ, एंड ही यूज द कंप्लेनेंट एज अ टूल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर डिफेंस की रही है कि जो कंसर्न ऑफिशियल है, उसका साथी है, उसने मिस्टर राजा को एज अ टूल यूज़ करते हुए उसे जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट किया। अकॉर्डिंग टू हिम ना तो उसने डिमांड किया और ना ही उसने कोई मनी एक्सेप्ट किया है। ये स्टैंड लेके चलना चाहिए। यह बात हमेशा अपनी बेल में या केस में या 313 सीआरपीसी के स्टेटमेंट में जरूर आप लिखिएगा। और उसका स्टैंड ये था कि ही एग्रीड टू हेल्प द कंप्लेनेंट in drafting the representation on the request of Dr. Chaudhary, Senior Division Medical Officer, Railway Hospital, Jabalpur, and asked him to bring all the relevant document for that purpose. And his further claim is that उसका further claim क्या था कि कंप्लेनेंट जो है 8, 6, 7 को आया, वो बाईसाइकिल पे था, अकेला था विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। वो उसके कमरे में बैठा और उसने कहा मुझे जो कंसर्न ज्ञापन है उसको ड्राफ्ट करना है। ये भी कहना कि जो कंसर्न परिवादी है इसने बंडल ऑफ नोट्स निकाले और कंसर्न अक्यूज के सामने जो है प्लेस किए। इस पर अक्यूज जो है वो गुस्सा हो गया और उस अक्यूज ने साफ कहा परिवादी को, भैया नोट लेके आप चले जाइए और मैं कोई भी आपकी लीगल असिस्टेंस नहीं करूंगा, और इस तरह का रवैया आपका है तो मेरे से कोई हेल्प की जो है उम्मीद मत कीजिए। तो कंसर्न परिवादी ने इस संबंध में माफ़ी मांगी और वो पैसे जो है बाहर ले गया। और जो कंसर्न अपीलेंट है उसका कहना ये कि जो कंसर्न ज्ञापन है उसने वो तैयार किया, कंसर्न परिवादी को दिया, जिसने उसको रीड किया और उसमें करेक्शंस किए, और जब वो वापस आया तो उसने कंसेंट जो अक्यूज है उसके पैर छुए और उसके बाद बाहर निकल गया।
और डिफेंस उसका ये था कि ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ पेपर, जब पेपर दिए गए तो कुछ पाउडर जो है उसके हाथ में रब कर गया और जिस कारण से जो सॉल्यूशन था उसका रंग जो है पिंक आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो कहने की बात ये कि आप यहाँ पर एक डिफेंस लेके चल सकते हो कि जब कंसर्न परिवादी आया था तो उसके हाथ में पेपर्स है, उस पेपर्स पे जो है फेनोल्फथालीन पाउडर लगा हुआ था। तो मैंने नोट नहीं लिए, जो पेपर्स मेरे हाथ में लिए हैं, जो पेपर्स को मैं रीड कर रहा था या पेपर्स जो मौके पर वो लेकर आया था, उसके कारण से फेनोल्फथालीन पाउडर के कुछ अंश जो है मेरे हाथ में आ गए और जिस कारण से जब उन हाथों को डिप किया गया इन द सॉल्यूशन तो उसका कलर जो है वो पिंक टर्न हो गया। एक थ्योरी ये भी हो सकती है और एक थ्योरी ये भी है कि मुझसे नोटों को जो है गिनवाया गया, जबरन जो है एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया। दोनों ही डिफेंस लेके हम चल सकते हैं। तो साथियों कुल मिला के एक प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन था और कोशिश ये कीजिए कि जब ये एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं तो कम से कम एक डिफेंस विटनेस इस फैक्ट को सपोर्ट करे। हालांकि यह डिफेंस विटनेस नहीं था तो यहाँ पर कंसर्न अक्यूज ने रिस्क लिया और उसका ये स्पष्ट कहना था अपने बयान में भी और अपनी डिफेंस थ्योरी के अंदर भी कि ये किसी काम से आया था जो काम एक प्रॉपर मेमोरेंडम तैयार करने का था और उस मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए मैंने इसकी हेल्प करी। बदले में इसने मुझे कहा पैसा ले लो, मैंने कहा मैं नहीं लेता हूँ। अल्टीमेटली इस बात में मैं गुस्सा हो गया, ये बाहर चला गया पैसे लेके, फिर ये आया, इसने विज्ञापन तैयार करवाया, मुझसे माफ़ी मांगी और अल्टीमेटली मेरे पैर छुए और वहाँ से जो है चला गया। और पेपर जो एक्सचेंज हुए जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी ये थी कि उस कारण से फेनोल्फथालीन पाउडर के कुछ अंश जो हैं कंसर्न अक्यूज के हाथ में लग गए थे। तो यहाँ पर फेनोल्फथालीन टेस्ट आना एक स्वाभाविक सी बात दिखाई देती है। ये एक स्पेसिफिक डिफेंस जो है अक्यूज का इस केस में रहा था। साथियों अक्यूज का कहना यह भी था कि उसने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं दिए हैं और ना ही उसने कोई भी ऐसा कथन किया है जो उसके विरुद्ध कोई इंक्रिमिनेशन क्रिएट करता हो। जबरन जो है एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया है। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब उसने सीबीआई के अफसर पर आरोप लगाया और ये कहा कि उसने किसी भी रूप में ना डिमांड किया है मनी को, ना एक्सेप्ट किया है, इस बात को स्पष्ट कहने के बावजूद भी उसको डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि आप कन्फेशन करो, माफ़ी मांगो और अल्टीमेटली कुछ पेपर्स पे धमका कर जो है हस्ताक्षर कराए गए एंड ही हैज़ वेरी फर्मली। तो उसका स्पेसिफिक कथन ये था कि जो साइन कराए गए ये 9, 6, 7 को कराए गए। तो उसका स्पेसिफिक कंडीशन ये कि 8 से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है तैयार नहीं करें। बाद में डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट किया गया, एविडेंस को जो है फैब्रिकेट यहाँ पर किया गया। तो ट्रायल कोर्ट ने इस एविडेंस के बेसिस पे जो है 400 फ्रेम किए और जैसा मैंने आपको कहा है कि कोर्ट ने अल्टीमेटली जो है अक्यूज को जो है कन्विट कर दिया। और कंक्लूजन क्या था कोर्ट का कि जो टेंटेड मनी है ये रिकवर है फ्रॉम द टेबल ऑफ द कंसेंट अक्यूज और जिसकी पुष्टि जो है प्री ट्रैप मेमोरेंडम से होती है। सॉल्यूशन जो है टर्न हो गया पिंक और इसकी पुष्टि एफएसएल से भी होती है। तो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स पर रिलाई किया और अल्टीमेटली कंसर्न अक्यूज को जो है कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये व्यथित हुआ और अल्टीमेटली ये हाईकोर्ट जो है पहुंचा। यहाँ पर प्ली ये था कि सैंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं हुई है एज पर लॉ। एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड नॉट सफिशिएंट टू स्टेबलाइज द डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब। और उनका ये भी कहना है कि रिकवरी जो है प्रूव नहीं है, नोट जो है अक्यूज के पर्सन से रिकवर नहीं हुए, रिकवर हुए हैं ड्रावर से। उनका ये भी कहना है कि अपीलेंट जो है अथॉरिटी नहीं था विच कुड हैव विड्रॉन द टर्मिनेशन, कि अपीलेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं था कि जिससे वो टर्मिनेशन को विड्रॉ कर सके या ऐसा कोई लेटर जारी कर सके कि जिससे टर्मिनेशन जो है विड्रॉ हो जाए। तो कोई मोटिव ही नहीं बनता है किसी भी ब्राइब को जो है डिमांड करने का, और जिसका अपोज जो है स्टेट ने किया और स्टेट ने सारा का सारा जोर दिया लीगल प्रिजम्पशन और धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने जो है हर चीज़ को एग्जामिन किया और यहाँ पर सबमिशन पहला ये था कि जो सैंक्शन अथॉरिटी है ये प्रॉपर सैंक्शन अथॉरिटी नहीं है और इसने बगैर माइंड अप्लाई करे सैंक्शन जो है जारी करी है। और सैंक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टू प्रोसिक्यूट द पर्सन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड इट इज़ नॉट द मियर फॉर्मेलिटी। और इसके अलावा कुछ जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया गया और इनका कहना यह है कि सिंस द वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन डिपेंड अपॉन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द माइंड बाय द सैंक्शन अथॉरिटी। बट यहाँ पर उनका कहना यह है कि सैंक्शन अथॉरिटी ने किसी भी रूप में किसी भी फैक्ट्स पर माइंड अप्लाई नहीं करा, इन द रूटीन मैनर जो है सैंक्शन जारी करी है। तो साथियों कोर्ट ने यहाँ पर जो है इस फैक्ट को देखा, कंसिडर किया और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा, अ बेयर पेरिजल ऑफ सैंक्शन ऑर्डर शोज दैट Mr. S.K. Agarwal has signed the same in the name of President being the competent authority to remove the concerned appellant from services। और इसके अलावा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को जो है केयरफुली एग्जामिन करा है। तो ये नहीं कह सकते कि सैंक्शन जो है गलत है और डिफेंस के इस पॉइंट को जो है कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है डिफेंस ने उठाया डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब को लेकर, और उनका कहना यह कि ये प्रूव ही नहीं हुआ है और इन्होंने जो है वेरियस जजमेंट पे जो है रिलाई किया और ये स्पष्ट किया कि जब तक फाउंडेशन फैक्ट्स स्टैब्लिश नहीं होंगे तब तक कोई प्रिजम्पशन जो है धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ड्रॉ नहीं होगा। बेसिक लॉ क्या थे, के सनातनम वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना।
पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सीएम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन सब में यही हेल्ड हुआ था कि हर सूरत में डिमांड और एक्सेप्टेंस को प्रूव करना होगा बाय द प्रोसिक्यूशन एंड हैज़ टू स्पेसिफाई दैट द एक्ट हैज़ बीन डन वॉलंटरी। अगर ये चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती हैं तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। साथ ही उसके अलावा वेरियस जजमेंट और भी थे, उस पर भी जो है रिलाई किया गया। ये आपको डिटेल में जो है जजमेंट में जो है मिल जाएंगे। कुल मिला के पॉइंट ये था लीगल थ्योरी में कि डिमांड एंड एक्सेप्टेंस शुड बी देयर एंड इट शुड बी वॉलंटरी। तो कोर्ट ने उस थ्योरी को जो है फैक्ट्स पर अप्लाई किया, ये आपको आर्ग्यू करना होता है। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग इनिशियली जो है अपीलेंट ने डिमांड करी 2 लाख रुपए की, पर ये स्केल डाउन हुई और अकॉर्डिंग टू राजीव कुमार सिन्हा इंस्पेक्टर सीबीआई एंड द एडिशनल एसपी FB Karna PW8 accompanied PW7 at a time of offering the bribe to felicitate and observed what happened between the appellant and the consent complainant. Both the witnesses are neither the eyewitness to the demand nor to the acceptance of money by the appellant, as they have admitted that they were in the vehicle outside the main gate of the appellant house from where the inside of the house was not visible, as is also evident from the photograph exhibit D8. Hence, according to these witnesses, apart from the complainant SC Saxena was the only eyewitness to the illicit transaction. तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है दिखाई देती है कि जो कंसेंट ट्रैप टीम है इस केस की आई विटनेस नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस केस का सिर्फ एक ही चश्मे गवाह है, वो है SC सक्सेना और स्वयं परिवादी, और कोई इस केस में चश्मे गवाह नहीं है। और ये स्वयं प्रोसिक्यूशन भी एडमिट करता है और ये पोजीशन जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिसका अभिप्राय ये है कि किसी ने भी एलिजली उस ट्रांजेक्शन को नहीं देखा जो परिवादी और अक्यूज के बीच में एलिजली जो है हुआ है। और इसकी पुष्टि करने के लिए डिफेंस ने क्या करा कि जहां पर वो टीम खड़ी थी उस जगह से और जो मकान है और जो उसके इनसाइड पोजीशन है उसकी फोटोग्राफ्स तक पेश करी और ये स्पष्ट करा दिया कि उस स्थान से वो स्थान दिखाई नहीं देता है जिस स्थान पर कंसर्न टीम को जो है खड़ा किया गया था। तो कुल मिला के अब ये केस जो है कन्फाइंड हो गया टू द कंप्लेनेंट एंड टूवर्ड्स द टेस्टिमनी ऑफ मिस्टर SC सक्सेना। अब इनकी टेस्टिमनी पर ही सारा का सारा केस जो है डिपेंड है। लॉज हैज ऑलवेज फेवर्ड द प्रेजेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ शैडो विटनेस, कि अगर ट्रैप प्रोसीडिंग है उसमें शैडो विटनेस है तो उसकी प्रेजेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू ओवर हियर व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, और ये भी शो करने के लिए कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट विटनेस सक्सेना साहब जो हैं इन्होंने भी एडमिट कर लिया कि ही डिड नॉट गो इनसाइड द हाउस ऑफ द कंप्लेनेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, इस बात को जो है अंडरलाइन कीजिए कि जो कंसेंट विटनेस था उसने भी कहा कि मैं तो अंदर गया ही नहीं। और ऑन द कॉन्ट्री ही स्टेटेड दैट कि परिवादी जो है अकेला गया है। तो जो थ्योरी थी कंसेंट प्रोसिक्यूशन की वो यहीं पर जो है डैमेज हो गई। तो जो कॉरपोरेशन था वो अपने आप में ही हट गया। उसने कैटेगरली जो है डिनाई किया है एनी ट्रांजेक्शन ऑफ डिमांड और एक्सेप्टेंस बाय द कंप्लेनेंट टुक प्लेस इन हिज प्रेजेंस। उसने कहा कि मेरे प्रेजेंस में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। और ये विटनेस कहता है द प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ ब्राइब टुक प्लेस वाज नॉट विजिबल फ्रॉम द प्लेस वेयर ही वाज स्टैंडिंग विद सेकंड आई विटनेस एंड द सीबीआई टीम। तो उसका कहना ये था कि जो सेकंड आई विटनेस या शैडो विटनेस है, इंडिपेंडेंट विटनेस है, जहां पर वो खड़ा था, सेकंड विटनेस खड़ा था, टीम खड़ी थी, वहां से वो स्थान दिखाई नहीं देता है कि जहां पर एक्चुअल जो है ट्रांजेक्शन हुआ हो। तो कुल मिला के अब एक ही गवाह बचता है, वो है कंप्लेनेंट, जो हर रूप में डिमांड और एक्सेप्टेंस को जो है प्रूव करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियली जो ट्रांजिशन हुआ, जो डिमांड हुआ, जो एक्सेप्टेंस हुआ, उसका कोई भी जो है रिकॉर्डिंग नहीं है। ऑल्दो दिस विटनेस डिक्लेयर्ड होस्टाइल, ये विटनेस जो है होस्टाइल हो गया। और इन द मेन एग्जामिनेशन ही स्टेटेड दैट डिमांड वॉज मेड बाय मिस्टर रहेजा व्हेन ही कॉल्ड हिम रिगार्डिंग हिज टर्मिनेशन मैटर, कि रहेजा साहब ने जो है डिमांड करी है एंड ही वेंट टू सीबीआई अलॉन्ग विद वन नितिन where he was asked to write the complaint on the dictation of CBI officer। सबसे इंपॉर्टेंट ये था। और इन द कंप्लेंट इंस्टेड ऑफ रहेजा नेम ऑफ द अपीलेंट वॉज मेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये क्रॉस एग्जामिन हुआ इसी पॉइंट के ऊपर और अल्टीमेटली कोर्ट ने बोला कि जब ये समर्थन नहीं कर रहा है, उसकी टेस्टिमनी जो है डैमेज कर रही है प्रोसिक्यूशन को, तो अल्टीमेटली फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने सारे प्लीज को एक्सेप्ट करते हुए अल्टीमेटली जो है अक्यूज को दोष मुक्त करने के ऑर्डर करे। कोर्ट ने कहा कि इन दैट सिनेरियो द कन्विक्शन ऑफ द अपीलेंट कुड नॉट बी स्टैंड। साथियों कुल मिला के कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमें चीज़ों को समझना होगा और जो जो वर्कआउट पहले हो चुके हैं उसकी लाइट में हमें आगे बढ़ना है। तो प्रॉपर आप ब्रीफ करो, प्रॉपर रिसर्च करो, उसके बाद आगे बढ़ो, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। हमें घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, केवल वर्कआउट करना है, निश्चित तौर पे हम सफल होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।